एपिसोड 3 डैन 10वीं दुल्हन का आकर्षण। जेनसन ने मजाक उड़ाया जब ड्राइवर मूनशाइन के पैक हाउस के सामने रुका। चुप रहो, एरिक उस पर चिल्लाता है। तुम दोनों अपना मुंह बंद करो, इससे पहले कि तुम कुछ ऐसा बोलो जिसका तुम्हें पछतावा हो। वो कभी नहीं सीखेगा, मेरा भेड़िया, एरो सोचता है। ड्राइवर दरवाजा खोलता है। बस मुझे 1 सेकंड दो, मुझे अपने आदमियों से बात करनी है। दरवाजा बंद हो जाता है और उनमें से कोई भी नहीं बोलता। वो दूसरों की तरह नहीं है, उससे बात मत करो, उसकी तरफ मत देखो। और तुम जेनसन, अपने हाथ अपने पास रखो, नहीं तो इस बार तुम उन्हें खो सकते हो। मैं हमेशा से ज्यादा परेशान था। नेहा पहले से चुने गए साथियों से अलग थी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा क्यों था, या ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं आत्मविश्वासी महिलाओं का आदी था, लेकिन उसमें कुछ तो था। और एरो भी उसे पसंद करता था, बाकी सभी से ज्यादा। मुझे उसे पाना था। मैं सच कह रहा हूं। मैंने जेनसन के आत्मसंतुष्ट चेहरे पर झपट्टा मारा। मेरा भाई होने से मेरा मन नहीं बदलेगा। वो अपनी उंगलियों को अपने होठों पर इस तरह से फेरता है मानो उन्हें बंद कर रहा हो। वे कार से मेरा पीछा करते हैं। पुराने पैकहाउस के सामने खड़े होकर हम तीनों उसे घूरते हैं, क्योंकि 1 महीने पहले तक मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था, और मेरे दौरे के बाद भी मुझे बस इतना पता चला कि अल्फा ट्रे एक बेवकूफ है। मेरी उंगलियां दरवाजे पर जोर से दस्तक देती हैं। दरवाजा मुश्किल से 1 इंच खुला होता है जब मैं अपने आप को अंदर घुसाता हूं, जिससे उसका बेटा लड़खड़ा कर पीछे गिर जाता है। मैंने उसे तुरंत देखा, वो एक कोने में छिप गई। मैंने पुकारा, क्या तुम तैयार हो? अगर आप बस यही चाहते हैं तो। बीटा काइल शुरू करता है। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था, मैं नेहा से बात कर रहा था। बीटा काइल के चेहरे पर भाव एक तस्वीर की तरह थे। उसका जबड़ा खुला हुआ था और उसकी आंखें चौड़ी थीं। ये स्पष्ट था कि उसे कभी नहीं बताया गया था कि उसे क्या करना है, यहां तक कि उसके अल्फा ने भी नहीं। नेहा अपने छिपने की जगह से बाहर निकलती है, अपने हाथ में मुश्किल से भरा करियर बैग थामे हुए। वो अपने निचले होंठ पर अपने दांत घसीटती है और अपना सिर हिलाती है। तुम्हारा बाकी सामान कहाँ है? मैंने तुमसे कहा था कि सब कुछ पैक करना होगा। बस इतना ही है उसके पास, ट्रे ने सामने आते ही नाक सिकोड़ते हुए कहा। बस इतना ही? मैंने उसे घूर कर देखा। यही उसकी सारी चीजें हैं। वह क्या है, 20 की उम्र में, और उसके पास बस इतना ही है? उसे और क्या चाहिए? उसका बेटा व्यंग्यात्मक लहजे में कहता है। उसे मार दो, मैं उसका गला काट दूंगा और उसे उस दिन का पछतावा होगा जब उसने हमें धोखा दिया था। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? मुझे एक भयानक तीखी आवाज सुनाई देती है जो फर्श के माध्यम से कंपन करती हुई प्रतीत होती है। बीटा से दूर देखने पर मुझे एक महिला दिखाई देती है जो सीढ़ियों के नीचे अपनी मूर्ति को पकड़े हुए है। उसके सुनहरे बाल उसके चेहरे के चारों ओर लहराते हुए लटके हुए थे, जबकि उसकी हरी आंखें मुझे देख रही थी और वह ट्रे की ओर बढ़ते हुए अपने कूल्हों को हिला रही थी। मैंने कल नेहा की प्रतिक्रिया देखी। जब मैंने ट्रे से पूछा कि उसका साथी कहाँ है, उसका पूरा शरीर डर से तनावग्रस्त हो गया था। वो इस महिला से डर रही थी और मैं जानना चाहता था कि क्यों। इसे ले लो अल्फा डैन, मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे लिए भी उतनी ही उपयोगी दासी होगी जितनी वो हमारे लिए है। उसकी तीखी आवाज सीधे मेरे अंदर तक पहुंच जाती है। इस बेवकूफ लड़की को देखो, वो बेहोश होने वाली है। गोरी बिंबो हंसती है। अब तुम उसके बारे में इस तरह बात नहीं कर सकते। मैंने गोरी को घूरते हुए कहा, वो तुम्हारा खिलौना नहीं है, वो तुम्हारी गुलाम नहीं है, और मेरा सुझाव है कि तुम, अल्फा ट्रे, अपनी पत्नी को काबू में रखो। मैं सिर्फ इतनी अवज्ञा बर्दाश्त करूंगा। अवज्ञा? महिला चिल्लाती है जैसे ही नेहा का पिछवाड़ा जमीन पर गिरता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर कोई अवज्ञाकारी है तो वो कोने में बैठा वो चूहा है। आखिर वो किसको चूहा कह रही है? एरो गुर्राया, आपको हमारे समझौते से परिचित होना चाहिए। मैंने झल्लाकर कहा। ऐसा लगता है कि आपके साथी ने आपको सब कुछ नहीं बताया है। एरिक को आगे की ओर इशारा करते हुए वो अपनी बाह के नीचे रखे फोल्डर से कागज की एक मोटी गठरी निकालता है। वो अनुबंध जो मैंने तैयार किया है। ये सब तुम्हारी मदद के लिए। उसके साथी की आंखें चौड़ी हो गई। मैं आधे अधूरे अनुबंध नहीं करता। एरिक से अनुबंध लेते हुए मैंने उसे ट्रे की छाती से चिपका दिया। क्या हम ऑफिस चलें? ट्रे अपने साथी के साथ आगे बढ़ता है और उसका बीटा उसके पीछे पीछे तेजी से चलता है। मेरे आदमी उनका पीछा करते हैं जबकि मैं अपने नए साथी की जांच करने के लिए पीछे रहता हूं। आपका हमारे साथ जुड़ने का स्वागत है। आखिरकार आप इस सौदे में शामिल हैं। या फिर मेरी कार सामने खड़ी है, आप अपना सामान लेकर वहां मेरा इंतजार कर सकते हैं। क्या यही मेरे लिए एकमात्र विकल्प है? वो अपनी आंखें नीची रखते हुए फुसफुसाती है।
अभी के लिए निजी तौर पर मुझे लगता है कि आपको हमारे साथ बैठना चाहिए। मुझे आपके भाइयों में से उस साथी को नाराज करने में बहुत खुशी होगी। वह अपनी नीली आंखें नीची किए हुए है और अपना बैग पकड़े हुए है। उसके इतने करीब होने पर मैं देख सकता था कि वह कितनी बीमार लग रही थी। यहाँ तक कि उसकी दिल की धड़कन भी धीमी है, जैसे कि वो जीवन को बचाने के लिए संघर्ष कर रही हो। तो यह क्या हो जाएगा? मैं उसका सिर सामने के दरवाजे और दफ्तर की दिशा के बीच घूमता है। मैं दफ्तर शायद अच्छा विकल्प। मैं उसके लिए हाथ बढ़ाता हूँ, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ती। खुद को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करती हूँ। वो थोड़ा लड़खड़ाती है, लेकिन खुद को संभाल लेती है। उसके पीछे कुछ कदम चलते हुए मैं देखता हूँ कि जैसे ही वो कार्यालय में प्रवेश करती है, ट्रे और अन्य दो बेवकूफ उसे बुरी नजरों से देखते हैं। बैठ जाओ, मैं उसके पास से गुजरते हुए फुसफुसाता हूँ। मेरा हाथ उसकी पीठ के निचले हिस्से को छूता है और वो तुरंत तनाव में आ जाती है। वो वहीं खड़ी रह गई, जम गई। केवल तभी उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थी जब वह अपना सिर हिला रही थी। बैठो, मैं थोड़ा जोर से कहता हूँ। उसे यहाँ यह विशेषाधिकार नहीं है। गोरी महिला ने खुशी से अपने होंठ मोड़ते हुए कहा। बैठना कोई विशेषाधिकार नहीं है। मैं गुर्राया, ये सोचते हुए कि वे उसे और क्या करने के लिए मजबूर कर रहे थे। मुझे उसके हाथ या पैर पर कोई चोट के निशान नहीं दिखे। मुझे उम्मीद थी कि यह एक अच्छा संकेत होगा। ये बेहतर होगा। एरो मेरे दिमाग में घूम रहा है। वो भी उसे इस जगह से उतना ही बाहर निकालना चाहता था जितना मैं चाहता था। गोरी महिला अपनी सीट पर शारीरिक रूप से पीछे हट जाती है। उसका मुंह खुला रह जाता है। उसे आश्चर्य होता है कि मैंने कुछ कहा था, और मैं सुझाव देता हूं। मैं ट्रे की ओर देखता हूं। तुम अपनी साथी से कहो कि वह अपना मुंह बंद रखे, या मैं उसके लिए अपना मुंह बंद कर सकता हूं। अल्फा डैन, तुम मेरे घर में हो और आप मेरी मदद चाहते हैं, है ना? वे तीनों गुस्से में थे। किसी को भी यह पसंद नहीं था कि उन्हें अपने घर में क्या करना है, फिर भी वे नेहा के साथ ऐसा ही कर रहे थे। मैं जेनसन और एरिक के बीच खाली कुर्सी की ओर इशारा करता हूं और वह आखिरकार बैठ जाती है। चलो बस ये काम पूरा कर लेते हैं, ट्रे ने झट से कहा। जितनी जल्दी वो चली जाएगी, मैं उतना ही खुश हो जाऊंगा। तुम्हें अनुबंध पढ़ना चाहिए। मैंने सोचा, मैं इस बात पर सहमत था कि आप उसे हमारे सौदे के हिस्से के रूप में ले सकते हैं। बेवकूफ, एरिक ने बड़बड़ाते हुए कहा। वह भी मेरी तरह जानता था कि अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने से पहले उन्हें पढ़ना चाहिए। वे बिना पढ़े ही हस्ताक्षर कर देते हैं और व्यवहारिक रूप से अनुबंध को वापस मेरे पास फेंक देते हैं। हो गया, ट्रे बुदबुदाता है। अच्छा, आप उसे मेरे घर से बाहर निकाल सकते हैं, ट्रे का साथी चिल्लाता है। अगर मेरी मर्जी होती तो मैं नेहा को ले लेता, फिर मुझे उन बेवकूफों को बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। लेकिन इस तरह से वे उसे वापस नहीं पा सकते, भले ही वे भी क्यों न मांगे। अनुबंध तो अनुबंध ही होता है और उनके लिए इससे बाहर निकलना असंभव था। अपने पैरों पर खड़े होकर मैंने नेहा की ओर हाथ बढ़ाया। आओ, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, हम इस गंदगी भरे गड्ढे से निकल रहे हैं। जैसे ही वो अपने पैरों पर खड़ी होती है, उसकी गर्म उंगलियों मेरे हाथ में आ जाती है। जब वो मेरे साथ सामने के दरवाजे की ओर जाती है, तो उसका दूसरा हाथ बैग को अपनी छाती से चिपका लेता है। उसने अलविदा कहने के लिए पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और इससे वो सब कुछ पुख्ता हो गया जो मुझे जानना था। वो उनसे उतनी ही नफरत करती थी जितनी वे उससे करते थे। वो खुले सामने के दरवाजे पर रुक जाती है, उसका हाथ मेरे